बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का एटॉमिक साइज, जिसको एटॉमिक रेडियाई भी कहते हैं। रेडियस, एटॉमिक रेडियस एटम के साइज को कहते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसको एटॉमिक रेडियस कह देंगे हम। और अगर ज़्यादा एटम्स के हम रेडियस की बात कर रहे हैं तो रेडियस का जो जमा होता है, प्लूरल होता है, वो रेडियाई होता है। जैसे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई, तो अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस अगर हो तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को हम एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं या रेडियाई, मैंने कहा था, इसको जमा कर सकते हैं आप। कोवेलेंट रेडियस के नाम से भी इसको हम देख सकते हैं और इसको कोवेलेंट रेडियाई भी कह सकते हैं। वैन वाल्स रेडियस या रेडियाई भी हम कह सकते हैं। इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो एटॉमिक साइज जो है, वैसे आपको अंदाजा थोड़ा सा होना चाहिए कि साइज का मतलब होता है कि किसी के बारे में उसके लेंथ, अगर कोई है, फर्ज करें ये बोर्ड है, इसका साइज क्या होगा, तो आप बता सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक बोर्ड का साइज है, इस मार्कर का साइज है, इसकी ये एक बाउंड्री है और एक ये बाउंड्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजर कर लेंगे। मतलब कोई ना कोई लिमिट या बाउंड्री होती है, वहां तक आप उसके साइज की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास पहला शेल हो सकता है, दूसरा शेल हो सकता है, तीसरा शेल हो सकता है। तो जहां तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वहां तक जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस अगर हम नोट कर लें, जैसे कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो अगर वहां यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल, तो यहाँ तक अगर हम इसका डिस्टेंस नोट कर लें तो ये एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कहलाएगा। लेकिन हमारे पास जो एटम के गिर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है वैलेंस शेल में या किसी भी शेल में, हमने ये प्रीवियस चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है बेटा, वो वेव लाइक होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। फिर वेव के बाद भी उसके जो और सब शेल्स होते हैं, जिसको हमने ऑर्बिटल्स पढ़ा था, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल वैलेंस शेल में मूव कर रहा है, उस वजह से उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, आपने एक टॉपिक पढ़ा था ऑर्बिटल, फिफ्थ चैप्टर में क्या था कि ऑर्बिटल क्या होता है, वो वॉल्यूम या स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 95%। याद है? यानी कि एस के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस, पी एक्स में होने के चांसेस, पी वाई में होने के चांसेस, डी में होने के चांसेस, जहां जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है उसके 95% चांसेस जहां होंगे उसको हमने ऑर्बिटल कहा था। इसका मतलब यह हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन एस में है, पी में है, डी में है, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कभी वो न्यूक्लियस के करीब से गुजर रहा होगा, कभी उसके दूर से गुजर रहा होगा, कभी वो वेव फॉर्म में है तो कभी करीब होगा, कभी दूर होगा। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फिर हम इसलिए कहते हैं एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं कि उसके जो तमाम पॉसिबल पॉइंट्स को आप नोट कर लें। फर्स्ट करें यहाँ से लेके यहाँ तक आप नोट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करते हैं, तो इसका बाद में क्या निकालेंगे, एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस आपने निकालना है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का, तो वो इस एटम का साइज कहलाएगा। दूसरी बात कि अगर दो एटम्स आपस में सिमिलर एटम्स, अगर दो सिमिलर एटम्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, यानी कि उन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो, तो उनकी आपने न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो नोट कर लेना है। उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। जब दो एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, सिमिलर एटम्स, तो उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस, या पिछले टॉपिक में पढ़ा था कंप्रोमाइज डिस्टेंस। तो उस बॉन्ड लेंथ का आप हाफ कर लें तो ये एक एटम का साइज आपके सामने आ जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि कोवेलेंटली बॉन्डेड है दोनों एटम्स, तो इसको हम कोवेलेंट रेडियस भी कहते हैं। और ये अगले टॉपिक में लहदा से इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा है वैन डर वाल्स रेडियस। अगर दो एटम जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, इनके दरमियान आपको पता है लंदन फोर्सेस होती हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, तो उनके बॉन्ड आपको पता है यहाँ ओवरलैपिंग हो रही होती है। लेकिन हीलियम और हीलियम एटम के दरमियान ओवरलैपिंग नहीं होगी अगर वो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में है। तो इसका मतलब उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो कौन सी फोर्सेस हैं, वैन डर वाल फोर्सेस। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये कोवेलेंट रेडियस नहीं कहलाएगा, ये वैन डर वाल्स रेडियस कहलाएगा। और इसको हम एटॉमिक रेडियस के साथ ही डील कर सकते हैं, क्योंकि ये एटम का जो रेडियस आया वहां पे एटॉमिक साइज आया, यहां भी एटम का साइज
वही आएगा। सिर्फ फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ हमने दो एटम्स आपस में वैन डर वाल्स फोर्सेस डेवलप किए हुए हैं, उस वक्त हमने उनके डिस्टेंस को नोट किया और 2 पे डिवाइड करके रेडियस निकाला, इसलिए इसको कहते हैं वैन डर वाल्स रेडियस। और इसको हम जो है इंडिपेंडेंट फॉर्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। अगली बात, एक्सरेज और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम दो एटम्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस, जिसको बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी तफसील यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है आपने। और इसके यूनिट्स क्या हैं, नैनोमीटर में इसको मेजर करते हैं 10⁻⁹ मीटर, और पिकोमीटर आपको पता है 10⁻12 मीटर, और एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 को हम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है एटॉमिक साइज के वाले से, वो है इसका शॉर्ट क्वेश्चन। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड प्रिसाइजली। कहता है एटॉमिक रेडियस को हम प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। उसकी दो रीजंस हैं। एक रीजन क्या है जो लिखी हुई है मैंने, देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। कहता है एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। जब तक किसी चीज की कोई बाउंड्री ना हो तो उस वक्त तक उसका जो है वो साइज आप एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में, मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन 95% चांस है कि इस रीजन में हो सकता है। ये जो रीजन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 95% तो यहाँ चांस है। जो 5% है वो उसका मतलब है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इवन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी वो हो सकता है, उसके होने के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। क्या मतलब कि देयर इज नो शार्प बाउंड्री, शार्प बाउंड्री कोई नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम्स एग्जैक्टली जीरो इवन एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इवन एट इनफाइनाइट पॉइंट भी उसके इलेक्ट्रॉन के होने के इम्कानात जो 5% हम डाउट में है, 95% तो हम कहते हैं कि यहाँ यहाँ इस रीजन में हो सकता है, लेकिन 5% का हमें पता ही नहीं है। उसका मतलब ये है वो यहाँ 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 इस रीजन में कहीं भी हो सकता है। इवन एट लार्ज डिस्टेंस भी वो पाया जा सकता है। पाए जाने को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इम्कान कि ये हो सकता है। जैसे आप हेड एंड टेल करते हैं तो 50% चांस है कि हेड आएगा, 50% चांसेस हैं कि टेल आएगा। तो ये 50% हेड या 50% टेल का जो हम बता रहे हैं टॉस से पहले, ये क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। सेम इस तरह यहाँ प्रोबेबिलिटी उसकी 95% अगर हो तो वो ऑर्बिटल कहलाता है। जो 5% हम जिसको डिस्कस ही नहीं कर रहे, इसका मतलब वो कहीं भी हो सकता है, इवन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसलिए अब आप साइज कैसे बताएंगे, आप नोट कर लेंगे यहाँ तक एवरेज डिस्टेंस, तो ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ तो फिर यहाँ हुआ तो फिर, इसका मतलब है जो आप एटम का साइज फाइंड करेंगे वो एग्जैक्ट या प्रिसाइज नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपने। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि जब एक एटम हाइड्रोजन है, सपोज ये कार्बन से जब बॉन्ड बनाता है, जब हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिफरेंट होगी। जब कार्बन की जगह फ्लोरीन लगा देंगे तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी तकसीम दोनों एटम्स के दरमियान डिफरेंट होगी। जबकि फ्लोरीन की जगह यहाँ पे क्लोरीन आएगा तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब एक ही एटम जब उसका नेबर कार्बन था तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और थी, तो वैलेंस शेल से डिस्टेंस और बनेगा। इसका नेबर फ्लोरीन जब चेंज किया तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन का वैलेंस शेल से डिस्टेंस अब यहाँ कुछ और हो जाएगा। यहाँ क्लोरीन लगाने से इसकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी, जिससे हाइड्रोजन का वैलेंस शेल से डिस्टेंस और चेंज हो जाएगा। इससे पता चला एक एटम का साइज उसके नेबरिंग एटम से चेंज करने से उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है, जिससे उसका वैलेंस शेल से डिस्टेंस न्यूक्लियस का चेंज हो जाता है। तो उसका एटॉमिक साइज भी हाइड्रोजन का यहाँ कुछ हो रहेगा, यहाँ कुछ हो रहेगा, यहाँ पे कुछ हो रहेगा। तो ये वजह है कि आप एग्जैक्ट फिर साइज कौन सा काउंट करेंगे। तो ये बात लिखी है, द इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम्स। For this reason, the size of atom may change from one compound to another. Probability distribution यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, जिस वजह से
जो है इसमें आप क्या कहेंगे कि इसमें एटम का साइज कुछ और होगा, इसमें एटम का साइज कुछ और होगा और इसमें एटम का साइज कुछ और होगा, एक कंपाउंड में कुछ और दूसरे में कुछ और। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका प्रोडक्ट ट्रेंड क्या होता है। तो प्रोडक्ट ट्रेंड को समझने से पहले हमें एक टर्म सीखनी है, वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। प्रोडक्ट ट्रेंड समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये आगे जाके भी आएगा, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपने मैट्रिक में 9th क्लास में इसको जरूर थोड़ा सा डिस्कस किया होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये पहले हमने समझना है, फिर हम इसके प्रोडक्ट ट्रेंड को डिस्कस करने में कामयाब होंगे और अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो हमारे पास हमारे पास ये सोडियम का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। ये आपने फिफ्थ चैप्टर में कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 और 2 8, और तीसरे शेल में जो MKLM शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हम बात करते हैं, फर्ज करें न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं 11, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं 11। हम सपोज कर लेते हैं कि रास्ते में यहाँ पे 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, K शेल भी एम्प्टी है और L शेल भी एम्प्टी है और M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताएं, ये जो 11 प्रोटॉन है, ये सारी की सारी अट्रैक्शन सिर्फ इस 1 इलेक्ट्रॉन पे लगा रहे होंगे, तो इसके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगी, यानी कि सारी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इसी चार्ज पे ऊपर लगा रहे हैं। ठीक हो गया। जबकि यहाँ पे देखिए 11 प्रोटॉन है, एक्चुअली ऐसा तो नहीं है, रास्ते में 2 इलेक्ट्रॉन K में आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन L में आ गए। अब इस इलेक्ट्रॉन और इस 11 प्रोटॉन के दरमियान अब ये 10 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं। क्या मतलब, अब न्यूक्लियर चार्ज जो था 11 प्रोटॉन्स का, वो अब इस इलेक्ट्रॉन पे मुकम्मल फोर्स नहीं लगा पाएगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी अपनी फोर्स को डिवाइड करेगा, जिस वजह से इन 11 प्रोटॉन की अट्रैक्शन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो यहां थी वो यहां पर नहीं रहेगी। इसलिए यहां 11 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब यहां 11 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन मजीद आ गए हैं जिनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से इस न्यूक्लियर चार्ज का इन 11 प्रोटॉन्स का जो होल्ड है, इन्फ्लुएंस है, अट्रैक्शन है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन M के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगी, जिस वजह से जब होल्ड कम होगा तो साइज जो है वो उसका एक्सपैंड हो जाएगा, लूज हो जाएगा, जिस वजह से हम कहेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस आई इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड, न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स का होल्ड इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। किस वजह से, रास्ते में आने वाले इलेक्ट्रॉन जिनको क्या बोलते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 3s1 और रास्ते में 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 8 ये आ गए, न्यूक्लियस के ये 11 प्रोटॉन है, इन 11 प्रोटॉन्स के दरमियान और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन, इनकी वजह से न्यूक्लियस की ग्रिप, न्यूक्लियस का होल्ड, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लूज हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिस वजह से रिंग जो है या वो एटम का साइज एक्सपैंड हो जाएगा। इस बात को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या मतलब कि न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस, न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाना ड्यू टू इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये रास्ते में आने वाले इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो होल्ड कम हो गया, अट्रैक्शन लूज हो गई, तो साइज एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन जब बढ़ती है तो साइज रिड्यूस होता है। यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा थी तो साइज छोटा होगा, इसका अट्रैक्शन ज्यादा थी, रास्ते में इलेक्ट्रॉन आए तो इस पे कंसंट्रेशन थोड़ी कम हुई। इसको इस मिसाल से आप समझ सकते हैं कि क्लासरूम में मैं अगर एक टीचर पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक न्यूक्लियस हूँ, तो फर्स्ट रो में 10 स्टूडेंट बैठे हैं, सेकंड रो में 10 स्टूडेंट बैठे हैं, तो मेरा इन्फ्लुएंस फर्स्ट रो के स्टूडेंट्स पे ज़्यादा होगा, उससे पिछली रो पे स्टूडेंट्स पे इन्फ्लुएंस मेरा थोड़ा कम हो जाएगा, वो मुकम्मल तौर पे मुझे नज़र नहीं आएंगे। थर्ड रो वाले स्टूडेंट्स पे और कम हो जाएगा। आखिरी रो है, फर्ज करें 50 रोज है क्लास में, तो 50 रो लास्ट शेल, 50th रोज को समझ ले लास्ट शेल, तो उसमें जो स्टूडेंट एक बैठा हुआ है उसके ऊपर मेरी ग्रिप बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी,
वो पीछे बैठा हुआ मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हो या केमिस्ट्री की जगह कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, मुझे कैसे पता चलेगा? क्यों कि रास्ते में आने वाले स्टूडेंट्स की वजह से, रास्ते में जो 49 रोज हैं उनमें जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनमें उनको बोले इंटरवीनिंग स्टूडेंट्स, उनकी वजह से मैं न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का जो 50th रो का स्टूडेंट है उनके दरमियान अट्रैक्शन क्या हो गई? कम हो गई। मेरा इन्फ्लुएंस उस पर क्या हो गया? कम हो गया। वो पीछे मोबाइल इस्तेमाल करें, बुक कोई और खोल ले, मुझे पता नहीं चलेगा। इसका मतलब मेरी ग्रिप, मेरा इन्फ्लुएंस 50th रो के स्टूडेंट पे कम होने की वजह रास्ते में आने वाले इंटरवीनिंग स्टूडेंट्स थे। यहाँ पर न्यूक्लियस और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान रास्ते में आने वाले ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस वजह से इस न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इस इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया। फर्ज करो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते सिर्फ, और फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता, जैसे कि लिथियम में आप देख सकते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 1, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ रेजिस्टेंस या शील्डिंग करेंगे, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या 10 की होगी? तो यकीनन 10 की ज्यादा होगी, तो इसमें शील्डिंग ज्यादा हो गई। यानी कि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन अगर मेरे फर्स्ट रो और आखिरी रो जो है मेरी 50th रो के दरमियान 10 स्टूडेंट हैं तो मेरा शील्डिंग और होगी, 20 स्टूडेंट कर देंगे शील्डिंग बढ़ जाएगी, 30 स्टूडेंट कर देंगे शील्डिंग बढ़ जाएगी। इसका मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अगर 2 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कर रहे हैं, तो शील्डिंग कम होगी। अगर रास्ते में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और शील्डिंग और ज्यादा होगी, और ज्यादा आ जाते हैं तो शील्डिंग और ज्यादा होगी। जैसे पोटेशियम में देखें 2 8 8, यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करेंगे तो न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होगी, लेकिन यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा कम होगी, तो ये साइज और बड़ा हो जाएगा। यहाँ 8 2 8 8 8 और 16 18 इलेक्ट्रॉन रास्ते में आ गए हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। बट शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी, यानी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, अट्रैक्शन कम। अट्रैक्शन कम मतलब साइज ज्यादा, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो साइज भी ज्यादा। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने से, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, और इससे साइज उतना ही ज्यादा होगा जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। और शील्डिंग इफेक्ट कब ज्यादा होगा? जब इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने से अट्रैक्शन कम हो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ने से, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ने से शील्डिंग बढ़ रही है, शील्डिंग बढ़ने से अट्रैक्शन लूज हो रही है और साइज यकीनन एक्सपैंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको ये बात समझ आ गई है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कि न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है ड्यू टू इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन। इस बात को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। और ये इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो यहाँ शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, यहाँ 8 10 हो गए हैं, यहाँ 18 हो गए हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। कैसे? इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अगर बढ़ते जाएं तो। इससे पता चला। अब हम बात करते हैं कि टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप साइज क्या होता है एटम का, जिसको कहते हैं प्रोडिक्ट ट्रेंड। प्रोडिक्ट ट्रेंड हमने कहा था, प्रोडिक्ट ट्रेंड हम पढ़ेंगे। प्रोडिक्ट ट्रेंड क्या होता है कि एटम का साइज लेफ्ट टू राइट आप मूव करें तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम मूव करें तो क्या होता है ग्रुप में। तो पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं। देखिए लिथियम का 2 पहले शेल में है, दूसरे शेल में 1। तो पहली बात तो ये याद रखें, जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो शेल इंक्रीज हो जाता है। लिथियम में सेकंड पीरियड है तो 2 शेल, सोडियम में 3 शेल हो जाएंगे, पोटेशियम में 4 शेल, रुबिडियम में इस तरह शेल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जितना पीरियड होगा उतने ही शेल होंगे। तो यहाँ 2 शेल है तो साइज छोटा होगा, यहाँ 3 शेल है, तो शेल बढ़ने से साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साइज इंक्रीजेस ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, ऊपर से नीचे हैं। सेकंड पीरियड में 2 शेल, थर्ड पीरियड में 3 शेल, फोर्थ पीरियड में 4 शेल, फिफ्थ पीरियड में 5 शेल। तो ऊपर से नीचे आते हुए शेल्स बढ़ रहे हैं, एक वजह साइज बढ़ने की ये है। दूसरी वजह क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, जिसको मैं बता चुका हूं कि साइज जो है रास्ते में इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं 2, शील्डिंग थोड़ी होगी तो इसमें अट्रैक्शन इतनी ज्यादा कम नहीं होगी। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग, इस तरह ऊपर नीचे से नीचे आते जाए। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो शील्डिंग बढ़ेगी, शील्डिंग बढ़ने से भी साइज बढ़ेगा, क्योंकि शील्डिंग बढ़ने से अट्रैक्शन न्यूक्लियस की इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लूज हो जाएगी तो वो एक्सपैंड हो जाएगा।
तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने की दो वजूहत आप याद रखें, पेपर में पूछेगा तो लिखेंगे, एक नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। अब बात करते हैं लेफ्ट टू राइट। इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, क्यों? ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने समझनी है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन ये न्यूक्लियर चार्ज कौन सा होता है? देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक टर्म आपने याद रखनी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इस बात को हम समझते पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 1s2 2s1, यानी कि जब हम लिथियम की बात करते हैं तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 4 प्रोटॉन हो गए, लिथियम के बाद बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद कार्बन में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4, ठीक हो गया। नाइट्रोजन का 7 है, 7 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 5। ऑक्सीजन के पहले शेल में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप गौर करें इस बात पे, तो ये 3 प्रोटॉन थे 3 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर जो होता है उतने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट टू राइट 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन, तो एक एक प्रोटॉन बढ़ है, तो प्रोटॉन जो ही बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा क्लोजली पुल करेगा, जिस वजह से साइज लेफ्ट राइट देखें, यहाँ बड़ा साइज है, यहाँ छोटा साइज है, यहाँ और छोटा हो गया। क्यों? प्रोटॉन की तादाद 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। इससे आगे बोरॉन के बाद कार्बन में जाएंगे, उसमें प्रोटॉन 6 हो जाएंगे, साइज और छोटा हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन में जाएंगे, नाइट्रोजन में जाएंगे और साइज छोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा, सर आप कह रहे हैं कि प्रोटॉन बढ़ने से साइज डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर पुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, साइज श्रिंक हो जाता है। लेकिन यहाँ भी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है ना, यहाँ 3 से 8 बढ़ा, यहाँ भी 8 बढ़ा, यहाँ तो 1 बढ़ा है, तो उसको हमने कह दिया कि पुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 8 बढ़े हैं लेकिन यहाँ 8 प्रोटॉन बढ़ तो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इसकी निस्बत ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर, लेकिन इसका बढ़ना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि शेल इंक्रीज हो गया। याद रखें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होता है, टॉप टू बॉटम। क्यों? यहाँ शेल, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 शेल 2 शेल 2 शेल। लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे सेकंड और थर्ड पीरियड में तो शेल 2 ही रहते हैं, शेल रिमेन्स सेम, शेल्स रिमेन्स सेम। इसका मतलब साइज सेम होना चाहिए, लेकिन साइज फिर भी छोटा होने की वजह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना ही है और कोई वजह नहीं है। देखिए शेल 2 हैं तो हम समझते हैं इसके भी 2 शेल, इसके भी 2 शेल, इसके भी 2 शेल, तो साइज विल रिमेन सेम, लेकिन साइज छोटा हो रहा है। हमें एक्सपेरिमेंट बताते हैं, उसकी वजह फिर एक ही है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन का एक एक करके जो बढ़ना है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा मजबूती से पुल कर रहा है, जिस वजह से जो साइज है वो श्रिंक हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इधर भी बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है इसकी निस्बत, यहाँ 8 बढ़ रहे हैं, यहाँ 1 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ 1 का बढ़ना भी इफेक्टिव है, यहाँ 8 का बढ़ना भी इनइफेक्टिव है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक हो गया। दूसरी बात, इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रहता है। इसमें मैंने कहा था 2 से 8 हो गए, 18 हो गए, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, लेकिन यहां हमने कहा शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम। क्यों? क्योंकि देखिए पहले शेल और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, दूसरे में पहले में 2, हर एक के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि शेल 2 ही हैं, पहले शेल में 2, लिथियम में भी पहले शेल में 2, यानी कि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑल दीज एटम्स आर सेम, 2 2 2 2 2 2। इसका मतलब है इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन अगर सेम रहेंगे, हमेशा 2 ही रहेंगे, तो शील्डिंग रेजिस्टेंस सेम रहेगी, जिससे हम कहेंगे कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो लेफ्ट टू राइट शॉर्ट पीरियड्स, बात याद रखनी है, सेकंड और थर्ड, उसमें सेम रहता है। तो साइज के कम होने की कौन सी वजह है? एक ही वजह है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा क्लोजली पुल करता है और साइज रिड्यूस हो जाता है। अगली बात, अगर आप लॉन्ग पीरियड्स की बात करें, जैसे 4th और 5th है, उसमें डी सब शेल इन्वॉल्व हो जाता है, और जब डी सब शेल इन्वॉल्व हो जाता है तो डी सब शेल की
जो शील्डिंग होती है वो इतनी बेहतर नहीं होती। ये हम आगे जाके किसी लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे तफसील से डिस्कस नहीं हुई गई। अगर आप स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो साइज है वो इतना रेगुलर नहीं होता, और उसमें जो डिक्रीज आती तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी हम सेकंड और थर्ड पीरियड में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। क्योंकि डी सब शेल को जितनी शील्डिंग करनी चाहिए, जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो उतनी नहीं करता है, जिसको हम कहते हैं डी सब शेल पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसको आप प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।